नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपका राम भार्गव। आज का हमारा जो विषय है वो विगत वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो id ईगो और सुपर ईगो के बारे में जो अध्ययन किया व्यक्तित्व विकास के बारे में, उसी में हम आगे अमेरिकन लेखक लुइस गोल्डबर्ग की थ्योरी है ओशियन थ्योरी, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पर्सनैलिटी, हर व्यक्ति का अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है। और उस नेचर से हम उसकी पूर्व धारणा कैसे हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, दी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरल प्रोडक्ट। हम सभी प्रकृति के एक ऐसे उत्पाद हैं जो समान नहीं है और सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सभी अलग सोचते हैं, सभी के इमोशन, फीलिंग, सभी की थॉट अलग अलग हैं और उन्हीं अलग अलग थॉट से व्यक्ति का एक हम मतलब एक अनुमान लगाते हैं, जिससे उसके व्यवहार का अध्ययन होता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, उसका नेचर कैसा है। कोई व्यक्ति खुले विचारों का है तो कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है। वो सारी चीजें हम कैसे समझ पाते हैं उसकी डेली की व्यवहार से। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी डिस्क्राइब द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। तो किसी भी व्यक्ति का अपने थॉट और अपना एक थॉट होते हैं, अपने इमोशन होते हैं, अपनी फीलिंग होती है, जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्तित्व बनता है। और ये जो व्यक्तित्व व्यक्ति का बनता है, ये उसमें दोनों चीजें हैं, बायोलॉजिकल प्लस इन्वायरमेंटल। मतलब व्यक्ति जैविक आधार पर भी होता है, जैसे किसी व्यक्ति की गुण सूत्रों के आधार पर, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, इंस्टिंक्टिवली मतलब कोई चीज जन्म से उसको मिल जाती है। और फिर दूसरा होता है पर्यावरण के आधार पर या इन्वायरमेंटल। उसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे सिचुएशनल बिहेवियर होता है, किसी व्यक्ति की परिस्थितियों के आधार पर भी उसका अपना ही व्यवहार होता है। तो उनका हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व का उदाहरण उन तरीकों में देखा जा सकता है जिनमें हम दूसरे के गुणों का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए वह उदार है, देखभाल करने वाला है, पूर्णतावादी है। मतलब आप समझने का प्रयास करिए कि कोई भी व्यक्ति उसकी आदतों के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। उदार व्यक्ति है, दयालु प्रवृत्ति का है, काइंडनेस है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें किस आधार पर बनती हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। इसमें एक वर्ड आता है ट्रेट्स, TRAIT, ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब होता है व्यक्ति की गुण या लक्षण। ट्रेट्स का मतलब होता है व्यक्ति के गुण या लक्षण। तो उन गुणों के आधार पर ही हम ये निर्णय ले पाते हैं कि कोई भला व्यक्ति इस प्रकार का है, कोई व्यक्ति इस प्रकार का है। तो ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति के गुणों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। और एक और चीज, जब व्यक्ति के हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं तो ये जान लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो व्यक्तित्व का जो अंग्रेजी शब्द है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मेड ऑफ लैटिन वर्ड विच मीन द पर्सोना। ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी, वो पर्सोना से मिलकर बना है। और पर्सोना का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, कोई बड़ा कोई अधिकारी है या कोई लीडर है या कोई डॉक्टर है या कोई शिक्षक है, तो उसका एक अपना व्यक्तित्व है। और जब वो कोई भी अपने कार्य क्षेत्र पर काम करता है तो वो अपने पद के अनुरूप ही काम करेगा। तो वो उसका हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है उसकी, वो उसका एक ऐसा व्यक्तित्व का एक ऐसा गुण होता है जिसके आधार पर वो क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया जाता है। Personality refers to the unique and enduring traits, behavior, thought, and emotional pattern that characterize the individual and distinguish them from the other। मतलब किसी व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से अलग कौन करता है, उसके गुण, उसके विचार और उसके इमोशन और थॉट। मतलब किसी व्यक्ति के विचार किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। व्यक्तित्व से आते उन अद्वितीय एवं स्थायी गुणों, व्यवहारों, विचारों से हो गया, भावनात्मक पैटर्न से होता है जो किसी व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। मतलब व्यक्ति भावनात्मक रूप से कितना मैच्योर है या इमोशनली वो
वीक है या बहुत पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारी धारणाएं हम कैसे बनाते हैं, ये हम उसके ट्रेड्स के आधार पर बनाते हैं। अब हमारा जो विषय है बिग फाइव थ्योरी ऑफ ओशियन, इसका मतलब है कि अमेरिकन एक वैज्ञानिक थे लुइस गोल्डबर्ग, उन्होंने थ्योरी दी ओशियन, इसको नाम दिया गया OCEAN। और इस OCEAN का मतलब था OCEAN। इस ओशियन का जो मीनिंग है, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो वैज्ञानिक ने ये कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी समुद्र की भांति होता है। OCEAN एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका मतलब होता है समुद्र, ठीक है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को तालाब या नदी नहीं कहा, उन्होंने क्या कंपेरिजन किया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है ना, वो एक समुद्र की भांति काम करता है। मतलब उसके अंदर जैसे समुद्र में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, मतलब बहुत प्रकार के विविधतापूर्ण जानवर मिल जाएंगे, उसमें कई प्रकार की मछलियां मिल जाएंगी। इसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसमें अनेकों प्रकार के गुण होते हैं जो कुछ व्यक्ति जानता है, कुछ व्यक्ति नहीं जानता है खुद के बारे में, और कुछ व्यक्ति को सिचुएशनल बिहेवियर में, मतलब कुछ परिस्थिति मिल जाते हैं, कुछ इंस्टिंक्ट रहते हैं जो उसको जन्म से मिल जाते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे अभी। तो ये जो OCEAN है, इसमें पहला जो वर्ड है बिग फाइव थ्योरी ऑफ ओशियन, इसका मतलब होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव में खुलापन। तो अनुभव में खुलापन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितना ओपनली बातें करता है, मतलब उसकी थॉट जो है वो ओपन रहते हैं, वो पॉजिटिव सोचता है, वो नए नए कार्य करने की बात करता है, उसका नेचर ओपन होता है, ओपन माइंडेड व्यक्ति होता है। मतलब वो छोटी छोटी बातों पे जो है, मतलब उनके ऊपर ज्यादा ऐसा नहीं सोचता कि मतलब ये इसमें बुराई है या इसमें ये नेगेटिविटी है, वो हमेशा पॉजिटिविटी और नए आइडियाज की बातें करेगा। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल लाइफ। किसी व्यक्ति के मेंटल लाइफ के बारे में बहुत अध्ययन किया गया है, और उन अध्ययनों के आधार पर ये ओपननेस एक्सपीरियंस को एक नाम दिया गया है ओशियन थ्योरी। अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि OCEAN अमेरिका के वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था लुइस गोल्डबर्ग। उन्होंने कहा कि व्यक्ति में, तो जैसा अभी हम सबने जानने का प्रयास किया कि OCEAN का मतलब होता है ओशियन, जिसका मतलब समुद्र। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक समुद्र की भांति होता है। इसी के साथ में एक होता है TRAITS, ट्रेड्स का मतलब होता है ऐसे गुण जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। वी कैन क्लासिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीपल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय द हेल्प ऑफ ट्रेड्स, मतलब उसके गुणों के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का वर्णन कर सकते हैं। तो हाउ टू मेजर पर्सनैलिटी ट्रेड्स थ्योरी, तो हम ट्रेड्स या गुणों के आधार पर कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब समवन पर्सनैलिटी? यू माइट से समवन इज फनी और दैट दे आर ब्रेव या सोशल, मतलब कोई व्यक्ति बहादुर है, कोई व्यक्ति इमोशनली कितना ज्यादा भावनात्मक रूप से कितना ज्यादा परिपक्व है, कितना सोशल है, सामाजिक व्यक्ति है। तो इन सब चीजों का हम अध्ययन कैसे कर पाते हैं? उसकी ट्रेड्स थ्योरी के आधार पर हम पता करते हैं। आप किसी के व्यक्तित्व का वर्णन कैसे करेंगे? आप कह सकते हैं कि कोई मजेदार है, साहसी है, मिलनसार है, आक्रामक भी हो सकता है। तो ये विशेषताएं उसके लक्षण है जो किसी व्यक्ति में पाए जा सकते हैं, मतलब ऐसे गुण होते हैं व्यक्तित्व के जो ये निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का होता है। बिग फाइव थ्योरी ऑफ ओशियन इसी आधार पर बनाई गई है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस गोल्डबर्ग ने इसको परिभाषित किया, डिफाइन किया और ये बताया कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ओशियन की भांति काम करता है। और विशेषण सिद्धांत में सबसे लोकप्रिय विचारों में से ये बिग फाइव ओशियन थ्योरी है। ये बिग फाइव ओशियन थ्योरी के बारे में हम जानते हैं, जैसे इसमें
ये 5 वर्ड है। बिग 5 क्या बोला है कि समुद्र ज्यादा बड़ा होता है ना, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बड़ा होता है। व्यक्ति किसी भी स्तर पर हो, पर उसका व्यक्तित्व समुद्र जैसी गहराई लिए होता है। जैसे समुद्र में विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी मिलती है जीवों में, और उसी प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व में गुणों की डाइवर्सिटी पाई जाती है। सब अपने अपने थॉट, अपनी इमोशनल, अपने डिसीजन के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। तो इनमें बिग 5 में OCEAN 5 अक्षरों का अलग अलग मतलब है। इसमें पहला जो अक्षर है वो, इसका मतलब है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अनुभव में खुलापन। अनुभव में खुलापन का मतलब है कि व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर कितना ओपननेस नेचर होता है उसका, और व्यक्ति कितने खुले रूप में काम करता है। अपना जो उसका कर्तव्य स्थल होता है वहां भी वो खुले विचारों के साथ अपना काम करता है। पॉजिटिव बिहेवियर होता है उसके अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति मतलब नए आइडियाज की बात करेगा, मतलब वो नए कोई नवाचार की बात करेगा, कोई न्यू न्यू थॉट्स की बात करेगा, अगर उसका ओपननेस टू एक्सपीरियंस या उसका ओपन नेचर है। Openness to experience has been described as the depth and complexity of an individual mental life। किसी भी व्यक्ति की मानसिक जीवन में ओपननेस का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसा मैंने कहा ना कि व्यक्ति के अंदर ट्रैट्स होते हैं, TRAITS, ट्रैट्स, जो ये तय करते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। तो बिग 5 थ्योरी ऑफ ओशियन के अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब अनुभव में खुलापन के भीतर कौन कौन से लक्षण होंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति, हम ये कहें कि उसका ओपननेस नेचर है, तो उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी गुण होंगी, कौन कौन सी ट्रेड्स होंगी जो ये तय करेंगी व्यक्ति ओपन है या ओपननेस है उसके अंदर। जैसे पहला है क्लेवरनेस, चतुरता होगी उसके अंदर, मतलब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर या हम कह सकते हैं होशियार हुआ, है ना। जैसे और इसके अलावा जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा समाज में मतलब उसके लिए जाना जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, तो उसकी बुद्धिमत्ता या चतुरता या उसकी चतुराई जिसे हम बोलते हैं क्लेवरनेस, जो ये तय करती है कि व्यक्ति भाई ये तो बहुत होशियार है ना। इसके बाद रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, वैज्ञानिक सोच कैसी है व्यक्ति की, सृजनशीलता उसके अंदर कितनी है, व्यक्ति कौन कौन से नए काम कर रहा है, वो व्यक्ति जो ओपननेस नेचर का होगा उसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाएंगी। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होगी उसके अंदर, नई नई चीजों को जानने का प्रयास करेगा। आज मैंने क्या नया सीखा, और मैं जो कल था वो मैं आज नहीं हूँ, मतलब आज मैं कुछ नया बनूंगा या नया सीखूंगा ऐसा। तो इसके बाद कल्पना, इमेजिनेशन करता है, मतलब आज मैं जो हूँ तो मैं कल कहीं और होऊंगा, तो वहां ये चीज करूंगा, ऐसे काम करूंगा, टारगेट सेट करता है। बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअल बात, अच्छा उसका जो मतलब जो उसकी मेजोरिटी होगी या जहां जो मिलेगा, जो कंपनी जिन लोगों के साथ बैठेगा हो, तो वो भी जो है इंटेलेक्चुअल स्तर के लोग होंगे जिनमें वो बैठकर नए नए विचारों की बात करेगा। उसके अंदर गहराई भी पाई जाती है। ठीक है, an individual who is high in openness to experience is likely someone who has a love of learning, enjoy the art। मतलब किसी व्यक्ति में जो अनुभव के प्रति खुलेपन है उसे उसके अंदर उच्च खुलेपन पाए जाते हो, तो वह संभवतः कोई है ऐसा व्यक्ति हुआ जिसे सीखने का शौक है, नई चीज सीखेगा, कला का आनंद लेता है वो, मतलब कोई भी कला है ना तो उसको बड़ा एंजॉय करेगा वो उससे। रचनात्मक करियर का शौक हुआ, मतलब कोई भी काम अच्छे तरीके से नए तरीके से करना है, क्रिएटिविटी के साथ करना होता है, नए नए लोगों से मिलना पसंद करता है वो व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति जो अनुभव के प्रति खुलेपन में कम है, शायद विविधता के बजाय दिनचर्या पसंद करता है, वह उसी चीजों पर टिका रहता है जैसे वह जानता है। मतलब जबकि सामान्य व्यक्ति हुआ ना, वो केवल जितनी चीज जानता है ना वो उस लाइफ को डेली रिपीट करता रहेगा, वो नई चीजों पर नहीं जाता अगर उसके अंदर ओपननेस नहीं है तो, है ना। फिर इसमें जो ओशियन है OCEAN, इसमें जो सेकंड वर्ड है सी, इसका मतलब होता है एसेंशियसनेस, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है, लिटरेचर लैंग्वेज है ये, कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना कर्तव्य के प्रति कितना जागरूक है, उसके अंदर कौन कौन से वो गुण हैं जो उसे कर्तव्यशील बनाते हैं। जैसे हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं,
उनको हम क्या करते हैं कि उन्होंने अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाए, तो उनकी प्राथमिकताएं रही पहले देश, फिर उनके जो है नगर, फिर फैमिली, और फिर समय बचा तो स्वयं के लिए कुछ करना है पारिवारिक जीवन में। जबकि एक सामान्य व्यक्ति की आपकी और हमारी क्या राय रहती है, क्या सोच होती है कि हमारा परिवार और फिर समय मिलेगा तो नगर या देश। तो ये प्राथमिकताएं किस आधार पर व्यक्ति चयन करता है, और यही कारण है कि ये व्यक्ति आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटी बनता है और ये व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है। स्वामी विवेकानंद या गांधी जी, इनकी हम जब बात करते हैं, इनके व्यक्तित्व को हम जब पढ़ते हैं, तो इनका व्यक्तित्व विश्वव्यापी व्यक्तित्व या आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटी क्यों है? क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं, उनके थॉट्स और उनके ट्रेड्स अलग अलग थे। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिग फाइव थ्योरी में ट्रेड्स जो है वो कौन कौन से होती हैं जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। जैसे दृढ़ता, परसिस्टेंस, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति उसके अंदर दृढ़ता रहेगी, दृढ़ मतलब अटल रहेगा वो उसमें। नंबर 2 पे है एम्बिशन या महत्वाकांक्षा, जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी हुआ, कोई भी काम करना है कर्तव्यपूर्ण काम करेगा और उसमें अपने आगे बढ़ेगा महत्वाकांक्षा के साथ। और इसके बाद थोरोनेस, ये भी पूरी तरह से काम करना, मतलब कोई भी काम है ना उसको पूरा कंप्लीट करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा। आत्मानुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के अंदर स्वयं का ये डिसिप्लिन हुआ, उसका एक खुद का एक ऐसा ऑरा हुआ, एक ऐसा मतलब उसका एक खुद का डिसिप्लिन वाला एक वो रहेगा जिसमें वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, स्थिरता रहेगी उसके व्यक्तित्व में। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आज आपने एक टाइम टेबल बना लिया, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी, और आपने जीआरएफ या नेट निकालना है आपको, और आपने आज टाइम टेबल बना लिया और टाइम टेबल बना के उसको बिल्कुल वॉल पर दीवार पर चिपका लिया, और 2 दिन 10 दिन बाद वो जो है टाइम टेबल भी कहीं हवा हो गया और हमारा जो लक्ष्य है वो भी हम जो है सेटिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो कारण क्या होता है कि हम स्थिर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे अंदर, तो कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं है। तो कर्तव्य निष्ठा अगर हम होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देकर, प्रायोरिटी पर रखकर काम करेंगे। ये उसके गुण बता दिए मैंने आपको। इसके बाद जैसे ये पूर्वानुमानित प्रेडिक्टिबिलिटी होती है, प्रिडिक्शन होता है उसके अंदर। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि अनुमान लगा लेता है वो, ठीक है। और कंट्रोल होता है, नियंत्रण, उसका सेल्फ कंट्रोल भी रहेगा कि मुझे क्या कैसे काम करना है। रियलाइजेबिलिटी होगी, मतलब उसके अंदर जो है विश्वसनीयता भी होगी। रिसोर्सफुलनेस मतलब संसाधनशीलता, मतलब जो भी सीमित संसाधन है उसमें भी वो अपना काम अच्छे से कर लेगा, ठीक है। हार्ड वर्क एनर्जी, उसके अंदर ऊर्जा होगी और हार्ड वर्क होगा, हार्ड वर्क करेगा, परिश्रम करेगा, कर्तव्य के प्रति अलग रहेगा। और प्लानिंग, अपनी जो भी काम करता है ना, सामान्य व्यक्ति क्या है, कोई भी काम बिना नियोजन के करता है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। लेकिन ये जो है व्यक्ति अपना काम करेगा तो प्लानिंग के साथ करेगा, कड़ी मेहनत करेगा। और परसेवरेंस का मतलब होता है धैर्य। उसके अंदर अपने जो टारगेट है ना, टुवर्ड्स द टारगेट ये प्रेजेंट रहेगा, उसके अंदर ये धैर्य रहेगा कि भाई मुझे ये काम अगर मैंने कर लिया तो इससे परिणाम हो सकता है, दीर्घगामी परिणाम हो, लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहे, तो मैं उसके लिए वो वेट करेगा। कर्तव्य परायणता में उच्च व्यक्ति स्कूल और करियर में सफल होने की संभावना रखते हैं। ऐसा व्यक्ति है ना हमेशा स्कूल और करियर में सफल होगा। तो कर्तव्य परायण व्यक्ति जो है स्कूल में, कॉलेज में या अपने कर्तव्य स्थल पर अच्छे से काम करेगा, सबसे अच्छे से बातचीत करेगा और अपने उत्कृष्ट गुणों को के आधार पर लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, और अपने लक्ष्य के दृढ़ संकल्प और पूर्ण विचार के साथ पीछे करते कर्तव्य परायणता में कम व्यक्ति बहुत अधिक संभावना रखते हैं। मतलब बहुत कम थोड़े व्यक्ति होते हैं जो बहुत सारी संभावनाएं अपने अंदर पॉसिबिलिटीज रखे हुए होते हैं, जो अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ते हैं। फिर OCEAN जो ओशियन थ्योरी है, इसमें तीसरा जो वर्ड है वो है एक्सट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्जन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एक्सट्रोवर्जन है इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है ना। एक इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक होता है एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके अंदर खुलेपन होता है उसके अंदर। और जैसे उदाहरण के लिए आप कभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं
और आपका 10 घंटे का सफर है, तो एक व्यक्ति जो है वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगा और चुपचाप बैठा है 10 घंटे तक, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपसे बातें करेगा, आपसे कम्युनिकेशन करेगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर लेगा आपसे, और भी अपनी नए नए आइडियाज की बातें करेगा आपसे। वो क्या है, एक्सट्रोवर्जन व्यक्ति है, वो आपकी तो फैमिलियर रिश्ता बना लेता है ना। तो दिस फैक्टर है टू familiar and of its spectrum. Extroversion and introversion is concerned where the individual draws their energy from and how they interact with others. मतलब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा के आधार पर दूसरों से किस प्रकार रिएक्ट करता है, ये तय करता है कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। ये इस बात से संबंधित है कि ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है और वे दूसरों के साथ कैसे बातचीत कर रहा है। मतलब वो बहुत कम बोल रहा है, साई नेचर का है, बातचीत नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं, मतलब इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस थॉट, वो अपने विचारों को बाहर प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। और वही बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व हुआ एक्सट्रोवर्जन, वो जो है अपने विचारों को बाहर प्रदर्शित करेगा और अपनी बातों को आगे रखेगा। अब हम जानेंगे ट्रेड्स ऑफ एक्सट्रोवर्जन, मतलब बहिर्मुखी व्यक्तित्व के ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो ये तय करते हैं कि ये व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। जैसे सोशलेबलनेस, मतलब सोशल सिस्टम में व्यक्ति सामाजिक प्राणी होगा और वो समाज में सभी से बात करेगा, मिलनसारता रहेगी उसके अंदर, सभी सामाजिक कार्यों में व्यक्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। एसर्टिवनेस होगी, दृढ़ता होगी उसके अंदर, मतलब कोई भी काम करना है तो पर्टिकुलर टाइम से करने की दृढ़ता रहेगी। मैरिनेस, मतलब उसमें एक अजीब सी खुशी होगी, मतलब नए नए लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है। आप ऐसे लोगों को है ना कभी दुखी नहीं देखेंगे। जैसे कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और अपनी गुमसुम हो जाते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति कभी गुमसुम नहीं मिलेंगे आपको। उसके अंदर मैरिनेस होती है, हर्षोल्लास होता है। आउट गोइंग नेचर, मतलब उसकी जो उसका नेचर है ना, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, उसका मतलब नेचर जो है वो उसका बहिर्मुखी होता है। एनर्जी, अच्छा ये एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये ऊर्जा जो है ना, इसका मतलब आप थोड़ा सा और समझ लो। जैसे आपने देखा हुआ कि आप कभी मान लो कोई आपके घर पे फंक्शन हुआ, कोई शादी वगैरह है या कोई आपने कार्यक्रम किया बड़ा दिन, तो फिर उसके बाद आप क्या कहते हो कि बस भैया आप मुझसे बात मत करना, मैं थक गया हूँ, अब एक दिन भयंकर तरीके से मतलब मैं जाऊंगा और सोऊंगा बहुत ज्यादा और मैं किसी से बात नहीं करना। तो मतलब आपने इतना लोड ले लिया, अपने माइंड पर इतना प्रेशर ले लिया, मैं बहुत थक गया हूँ। जबकि जो एनर्जेटिक व्यक्ति हुआ या मतलब जो ऊर्जावान बहिर्मुखी व्यक्ति हुआ ना, वो मतलब कहीं भी चला जाएगा और वो तो थकान नहीं होगी, वो मतलब थकेगा, फिजिकली थकेगा, मेंटली उसके अंदर थकान नहीं होगी। अरे टॉकेटिवनेस होती है, मतलब बातूनीपन होता है, मतलब कहीं भी है तो किसी से भी बात कर रहे हैं, ज्यादा बात कर रहे हैं। एबिलिटी टू बी आर्टिकुलेट, मतलब स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता होती है, मतलब जो भी कहना है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ कहना है। ऐसा नहीं कि मतलब अंदर रख लिया, नहीं बोल पा रहे हैं, अपने आप के प्रति मतलब गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं, कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं। फिर फन लविंग नेचर होता है, मौज मस्ती करते हैं, वो इंजॉय के साथ जिंदगी जीते हैं, एंथुसियाज्म के साथ, एक्साइटमेंट के साथ जिंदगी जीते हैं। ठीक है। टेंडेंसी फॉर अफेक्शन, मतलब उनमें है ना, आप ऐसे लोगों को है ना अपन कहते हैं ना महफिल की जान, तो वो महफिल की जान ऐसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं। आप कहीं भी अगर कोई पार्टी कर रहे हैं तो उनको याद करेंगे, यार वो होता क्यों, क्योंकि वो महफिल की जान है, उसके अंदर मौज मस्ती वाला स्वभाव है, इसमें की प्रवृत्ति जोड़ लेता है, एक ऐसा अफेक्शन जोड़ लेगा वो आपसे कि आप उसको याद करेंगे इसलिए के कारण। फ्रेंडलियर नेचर होगा, खूब फ्रेंडली होगा, मित्रता हुई उसके अंदर, मित्रता के भाव होंगे। सोशल कॉन्फिडेंस, अच्छा सामाजिक उसका आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये सारे बहिर्मुखता या एक्सट्रोवर्ट कारक के भीतर के लक्षण है, ट्रेड्स हैं, ऐसे लक्षण जो ये तय करेंगे कि ये व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। अब इसका OCEAN का चौथा वर्ड है ए, इसका मतलब होता है एग्रीएबलनेस, मतलब सहमतता। मतलब कोई भी व्यक्ति समाज के प्रति अपनी सहमति, सरकार के प्रति अपनी सहमति, या हमारे मतलब पूरे विश्व के प्रति हमारी सहमति, नेचुरल जो चीजें हैं उनके प्रति हमारी सहमति और असहमति,
मतलब वो हर व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर, अपनी नेचर के आधार पर स्वयं को क्लासिफाइड करेगा, कोरिलेट करेगा और क्लासिफाइड करेगा किसके आधार पर, उसके सामने जो भी इन्वायरमेंट है उसके आधार पर। अब वो कैसे समझेंगे, देखो यह कारक इस बात से संबंधित है कि लोग दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरीके से मेल खाते हैं, जबकि बहिर्मुखता ऊर्जा के स्रोत और दूसरों के साथ बातचीत की होड़ से संबंधित है। अब सहमतता जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है बाहरीपन के साथ मतलब खुद से कोरिलेट होता है और ये जानने का प्रयास करता है कि कितना वो सहमत है इन चीजों से। अब इसके हम गुण देखेंगे कि वो कौन कौन से गुण हैं जो सहमतता के ट्रेस होते हैं। तो सहमतता के कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्ट्रिज्म होते हैं, परोपकारिता, मतलब समाज के प्रति उसकी सहमति है तो ये परोपकारी नेचर का होगा, विश्वास होगा उसके अंदर। इसके अलावा ट्रस्ट और विनम्रता, मॉडेस्टी, मतलब विनम्रता पूर्वक समाज के लिए काम करेगा। मतलब स्थित प्रज्ञ होता है ना, एक शास्त्रीय शब्द है स्थित प्रज्ञ, मतलब वो व्यक्ति समाज के प्रति राजी रहेगा। या हम उसको स्थित प्रज्ञ को और हम इस विषय इस शब्द पर जाएं तो इसको हम समझ सकते हैं कि प्रकृति की कोई चीजें है ना, जैसे मान लो वनों से लकड़ी काटना है या वन में लकड़ी लेना है, तो वो उतनी लेगा जितनी उसको घर पर आवश्यकता है ना, और उससे ज्यादा नहीं लेगा वो, और प्रकृति का दोहन नहीं करेगा। इसके अलावा फिर आती है आपका हम्बलनेस, लोगों के प्रति उसके अंदर क्या विनम्रता रहेगी, नम्रता रहेगी, कैसे रहेगा, धैर्य होगा, और मॉडरेशन मतलब उसके अंदर संयम होगा दूसरों के प्रति। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्रीएबलनेस जो नेचर है वो ये तय करता है कि व्यक्ति कितना सेंसिटिवली काम करता है, कितना सेंसिटिव है समाज के प्रति, संवेदनशीलता उसके अंदर चलती है। एमिएबिलिटी का मतलब होता है कि समाज के प्रति, लोगों के प्रति मित्र भाव उसके अंदर है। फिर आता है चीयरफुलनेस, मतलब प्रसन्नता रहती है उसके अंदर समाज के प्रति। कॉन्सिडरेशन मतलब विचारशीलता, ये सब गुण है। जब एग्रीएबलनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति समाज के प्रति कितना विचारशील, कितना एग्रेसिव रूप से काम कर रहा है। टेक्ट होगी, सूझबूझ होगी। पोलाइटनेस मतलब शिष्टाचार भी होगा उसके अंदर। दयालुता या काइंडनेस होगी, और निस्वार्थता और हेल्पफुल नेचर रहेगा। मतलब समाज में जैसे आप देखते हैं ना, जब ब्लड डोनेटर होते हैं तो वो समाज के प्रति ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैंप चला रहे हैं, कोई सोशल वेलफेयर काम कर रहा है, समाज के प्रति नए नए कार्य कर रहे हैं, वो किसके आधार पर करते हैं, एग्रीएबलनेस नेचर होता है उनका, इसके आधार पर काम करते हैं। हेल्पफुल नेचर वाला जो व्यक्ति होगा वो समाज के प्रति सहायता करेगा, सोशल वेलफेयर के कार्य करेगा, सामाजिक सरोकारिता वाले कार्यों में उसकी रुचि ज्यादा होगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बिग फाइव थ्योरी का जो लास्ट पांचवा अक्षर है एन। इससे हम समझेंगे न्यूरोटिज्म का मतलब होता है तंत्रिका ताप या तंत्रिका तंत्र। जैसे मतलब कोई व्यक्ति नर्वसनेस उसके अंदर कितनी है ना, कैसे काम करता है। तंत्रिका ताप किसी व्यक्ति की क्रूरता या अयोग्यता का कारक नहीं है। मतलब हम इसके आधार पर यह तय नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति कितना क्रूर है या कोई व्यक्ति कितना अयोग्य है, इसका कारक नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और अपनी त्वचा में सहज होने का है किसी की भावनात्मक स्थिरता और सामान्य स्वभाव को समाहित करता है। तंत्रिका ताप से संबंधित सामान्य लक्षण अब हम आगे इनको जानेंगे। तो कोई भी व्यक्ति इमोशनली कितना ज्यादा प्रोवोक्ड है, इमोशनली कितना ज्यादा प्रभावित है, या सामान्य स्वभाव से वो कितनी सहमति रखता है, इसको हम न्यूरोटिज्म कहते हैं। और न्यूरोटिज्म का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति, स्वयं के प्रति और लोगों के प्रति भावनात्मक लगाव कितना होता है, और उसके अंदर नर्वसनेस और कौन कौन सी, मतलब इसको हम और मतलब सरल भाषा में समझे ना, तो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। मतलब भावनात्मक रूप से कोई व्यक्ति किसी से कितना कोरिलेट कर पा रहा है, ये आपका तंत्रिका ताप के अनुसार ही होता है। तो तंत्रिका ताप या न्यूरोटिज्म एक ऐसे कारक जो मतलब ट्रेस होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ट्रेस रहेंगे, वो कौन कौन से लक्षण होंगे जो ये तय करेंगे कि कोई व्यक्ति कितनी भावनात्मक रूप से समाज से या लोगों से जुड़ता है। तो जैसा कोई व्यक्ति के अंदर नर्वसनेस है, घबराहट, मतलब उसकी
जो बॉडी है ना, उसमें माइंड जो है उसके आधार पर, उसकी मानसिक अवस्था के आधार पर उसके अंदर घबराहट होगी। कोई नया काम कर रहा है तो उसके अंदर घबराहट है क्या, एंजाइटी होती है, चिंता, उसका चिंता है कि नहीं। मतलब आपने हमने पढ़ा ना, ऊपर में अगर उसके अंदर है मतलब विचार है तो उसके बाद में चिंता बहुत कम मिलेगी आपको, इस प्रकार से, है ना। टिमिडनेस मतलब संकोची वाला व्यवहार तो नहीं है उसका मतलब। ये तय करता है, न्यूरोटिज्म ये तय करता है कि कोई व्यक्ति इमोशनली कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है समाज से या स्वयं से, तो संकोची व्यवहार वाला तो नहीं है। फिर आती है अवॉइडनेस मतलब सतर्कता, उसके अंदर सटीकता कितनी है, सतर्कता कितनी है समाज के प्रति, स्वयं के प्रति। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अच्छा वो स्वयं को जो है एक खुद का भी इमोशनल व्यक्ति क्या करता है, जैसे मान लो उससे किसी ने कोई बोला तो वो स्वयं का विश्लेषण करने लगता है, अरे मैं ऐसा ही हूँ, अरे मेरी लाइफ ही ऐसी है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं क्या हूँ। मतलब वो स्वयं को क्रिटिसाइज करने लगता है सीधा से, आत्म आलोचना करने लगता है। जैसे मान लो कोई परीक्षा देने गया विद्यार्थी और 100 लोग उस परीक्षा में बैठे, तो 80 लोग मान लो उस परीक्षा में कम नंबर लेकर आए, तो ये भी उसने तो ये गए तो वो आगे बढ़ रहा व्यक्ति और आगे काम कर रहा है, ये सोचता रहेगा अरे मैं क्यों फेल हो गया, मैं कमी है कुछ, मैं तो नेचुरली ऐसे ही हूँ, बाय डिफॉल्ट ही ऐसा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार की वो अपनी आलोचना करता है। आत्मविश्वास में कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो तंत्र का तंत्र जो न्यूरोटिज्म का जो व्यक्ति के का जो गुण है, उसमें ट्रेड ये भी है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है। मतलब वो नॉलेज हो सकता है, वो तो जानकारी पूरी है, लेकिन तो जैसा हमने अभी जाना कि ओशियन थ्योरी में बिग फाइव थ्योरी कहते हैं इसको, तो इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के जो गुण होते हैं उनके आधार पर हम उसके उनके व्यक्तित्व का निर्धारण या विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। तो ये उनके जो गुण थे उसमें हमने पढ़ा आत्म आलोचना मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म और आत्मविश्वास की कमी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति है ना, तो उसका जो न्यूरो सिस्टम है या उसको न्यूरोटिज्म या उसकी जो तंत्रिका न्यूरोटिज्म या तंत्रिका ताप है या उसकी अंदर की जो मानसिक अवस्था है ना, वो ही व्यक्ति को ये तय करती है कि व्यक्ति कितना अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, व्यक्ति के गुण किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं। तो आत्म आलोचना का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है अब जब भी कोई काम करता है ना, तो सबसे पहले वो स्वयं की आलोचना करना प्रारंभ कर देगा, यदि मुझसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो बाय नेचुरल मतलब बाय डिफॉल्ट ही ऐसा ही हूँ, मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मुझसे होते नहीं है, मैं तो वो कहते हैं ना कहावत है, ऊंट पे बैठकर भी जाऊंगा तो मुझे कुत्ता काट लेगा। तो ये प्रकार की जो कहावत है वो क्यों, क्योंकि वो न्यूरोटिज्म है उसके अंदर, मतलब उसका एक ऐसा इमोशनली वो व्यक्ति जो है घबराहट है, नर्वसनेस है उसके अंदर, जिसके कारण वो इस प्रकार का होता है। आत्मविश्वास की कमी, इसी कारण से उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी होगी। जैसे भाई हमको नॉलेज बहुत होती है, ज्ञान बहुत है, लेकिन उस नॉलेज और उस ज्ञान को वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस अवर थॉट, हम कभी कभी उसको बता ही नहीं पाते। अच्छा, कई बार आपने देखा हुआ कि कहीं पर हम किसी मंच पर है या कहीं हम बैठे हुए हैं ऑडियंस में, और हमें लगता है ये विचार हम निकाल सकते हैं अपने अंदर, ये विचार हम बोल सकते हैं, पर हम बोल नहीं पाते। बाद में आपको ऐसा लगता है यार मैं बोल नहीं पाया, ये बोल देता, तो हो सकता है इससे प्रभाव पड़ता और ये बात थोड़ी अलग हो जाती। लेकिन हम क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि संकोची व्यवहार के कारण या हमारा न्यूरो तंत्र जो है, न्यूरोटिज्म जो हमारा तंत्र का तंत्र, वो हमको अभी नहीं करता कि हम ऐसा बोल पाए, और यही कारण से हमारा कई बार आत्मविश्वास की कमी भी हो जाती है हमारे अंदर। इसके बाद तंत्रिका ताप, न्यूरोटिज्म कारक के भीतर कौन कौन से और ट्रैप्स होते हैं, देखो इनमें होता है अजीबता, अक्वायरनेस होती है, मतलब ये है ना अजीब सा एक, मतलब एक अजीब सा खालीपन होता है, मतलब उसे खुद नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, हर चीज को खुद पे ले लेना, हर चीज को खुद से तुलना कर लेना, खुद को आलोचक, खुद के आलोचक बन जाना। समाज का आलोचना या क्रिटिसाइज करना तो अलग बात है, स्वयं को क्रिटिसाइज करना बड़ा मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी बहुत बड़ी बात है, और मतलब न्यूरोटिज्म के आधार पर भी अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर हम क्लासिफाइड करें तो जैसे कोई व्यक्ति, अब जैसे स्वामी विवेकानंद एक आइडियोलॉजिकल पर्सनालिटी है, तो उन्होंने क्या कहोगे कि उन्होंने क्या मतलब स्वयं के बारे में सोचा, उन्होंने इन डेप्थ इंटरव्यू किया। इन डेप्थ इंटरव्यू का मतलब होता है
साक्षात्कार कर लिया, एक गहराई से अपने आप को जानने का प्रयास किया, और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और वो एक देश ही नहीं अपने तो पूरे विश्व के एक अलग मतलब विश्वव्यापी उनका व्यक्तित्व बन गया। इसी के साथ जब तंत्र की हम बात करेंगे या तंत्र का ताप की बात करेंगे ना, तब व्यक्ति क्या है कि वो खुद को जो है साक्षात्कार नहीं कर रहा, वो खुद की आलोचना कर रहा है। मुझे प्रकृति ने बुरा बना दिया, मुझ में ये कमी है, कमी की वो ज्यादा ध्यान देता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, अजीबता अक्वायरनेस होगी उसके अंदर, और निराशावादी पैसिज्म होगा। मतलब ये कोई भी काम हुआ ना, जैसे अभी हमने बोला कि ओशियन थ्योरी में पहला वो क्या होता है, ओपननेस इन एक्सपीरियंस, तो वो खुलापन होता है, नए नए आइडिया की बात करेगा, नए नए काम करेगा। जबकि न्यूरोटिज्म वाला व्यक्ति जो होगा ना, वो निराशावादी रहेगा, अरे यार हो गया हमें, ये सब दुनिया ऐसे चल रही है, कुछ नहीं हो पाया ऐसा। चिड़चिड़ापन, मूडीनेस हुआ, मतलब मूडी आदमी हुआ, वो चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, बात बात में गुस्सा भी आ जाना, उसके अंदर कभी कभी मतलब छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ गया, या कोई प्रेशर मतलब मेंटली प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, तनाव में अपने आप को बेचारे रूप में सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, एकदम कुछ भी बोल रहे हैं, ये न्यूरोटिज्म के कारण होता है। ईर्ष्या, अच्छा ईर्ष्या क्या है, जेलिसी, मतलब जैसे देखना, अब वो किसी व्यक्ति से कंपेयर कर रहा है, तो वो स्वयं की आलोचना कर रहा है, मैं तो ये नहीं हूं, मैं कुछ हूं नहीं, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे कोई काम ही नहीं हुआ, ऐसा मैं जब भी कोई सफलता वाला काम करता हूँ हमेशा सफल हो जाता हूँ। जबकि उसी के बराबर का कोई व्यक्ति, उसी के समतुल्य कोई व्यक्ति, उसका सहपाठी जो उसके साथ में पढ़ रहा हो, उसके साथ में कलेक्स वर्कर उसके साथ में जो काम कर रहे हैं, जहां वो वर्क कर रहा है उसके कार्य स्तर पर, तो वहां उसके अंदर एक नेचर वाइज एक जेलिसी आएगी, मतलब सामने वाले व्यक्ति के प्रति जलने का भाव, ईर्ष्या का भाव आएगा, अरे मुझसे कोई होता, क्यों? क्योंकि वो सामने वाले के अंदर कमी नहीं है, वो कमी किसके अंदर है, उसके स्वयं के अंदर। न्यूरोटिज्म के कारण वो स्वयं की आलोचना कर रहा है, स्वयं को बुरा भला कहता है, और दूसरे व्यक्तियों का तो वो जलने लगता है, अरे ये तो बड़ा अच्छा प्रभावी हुआ, भले उसको सामने वाला व्यक्ति भी जो उसके साथ काम कर रहा है वो मे भी कि वो सामान्य काम रिएक्ट कर रहा है, सामान्य बिहेवियर कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लगेगा न्यूरोटिज्म के कारण कि हो सकता है भाई ये तो बड़ा प्रभावी बन रहा है, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, जेलसी होगी उसके अंदर, ईर्ष्यापन रहेगा। टेस्टिसनेस होती है झुंझलाहट, इसी के कारण से जो है ना हर व्यक्ति के प्रति उसके अंदर झुंझलाहट रहेगी, मतलब नए थॉट नहीं आ रहे हैं माइंड में, कोई नया काम नहीं हो रहा है, और अपने को बुरा कहना, और ये सोचना कि अरे कोई भी महान व्यक्ति है तो वो तो महानता, या कोई सफल व्यक्ति है तो वो तो सफल व्यक्ति, तो गॉड गिफ्ट होते हैं, वो तो ऊपर से बनकर आते हैं, नेचुरलिटी होती है, हम तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही है, हमसे कोई ना हो पाएगा, ऐसा सोचते हैं। डर मतलब फियर, और इसी कारण से उनके अंदर पूरी इंटायर पर्सनालिटी में एक डर और एक भय बैठ जाएगा कि यार मैं मतलब अजीब सा डर रहेगा उसके अंदर कोई भी काम करने के प्रति। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा ओशियन थ्योरी थी ना, इसका आज मतलब ये पूरा हो गया लेक्चर, और गोल्डबर्ग नाम से एक लेखक हुए जिन्होंने OCEAN ओशियन की जो थ्योरी दी थी, किसने दी है भैया? ये दी है अमेरिकन लेखक थे लुइस गोल्डबर्ग। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समुद्र की भांति होता है, इसमें ओपननेस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, इसके उनके अंदर जो है एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब वो इस प्रकार से सोचते हैं कि मतलब कोई भी काम करेंगे तो खुलेपन के साथ करेंगे। एग्रीएबलनेस होती है, एग्रीएबलनेस का मतलब सहमतता, समाज के प्रति सहमत रहते हैं। और न्यूरोटिज्म का मतलब जैसा भी हमने जाना कि वो तंत्र का कारण स्वयं की आलोचना करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब पर आप राम भार्गव पीडी क्लास के नाम से सर्च कर सकते हैं, या ऐसा लिख लोगे पीडी क्लास राम भार्गव, तो वो आप इसको सर्च करके आप इसको सब्सक्राइब करें। और जो भी इसमें कमी हो ना, आप जैसे हमने बोला ना ओपननेस इन नेचर, आप जो भी कमी हो, आपको लगता हो कि भाई इसमें ये सुधार हो सकता है, तो आपके सुझाव बिल्कुल सहर्ष स्वीकार किए जाएंगे, आप बताएं और हम आगे और सुधार करेंगे। हर पिछला वीडियो अगले वीडियो से अच्छा, अगला वीडियो जो है वो उससे भी अच्छा हुआ, ऐसा आप मान के चलो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।